जहां तक आज के विषय का सवाल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज हम ऐसे समय पर हैं जबकि तकनीक का प्रयोग शिक्षा में करें या न करें, ये प्रश्न समाप्त हो चुका है। आज जो प्रश्न है हमारे सामने, वो प्रश्न है इसका अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए। टेक्नोलॉजी का प्रयोग तो हमें करना है, लेकिन उसका अधिकतम लाभ हम कैसे उठाएं, वो प्रश्न हो जाता है। देखिए, कुछ समय पहले की बात है, आज के 10-15 साल पहले हम पेपरलेस ऑफिस की बात करते थे, पेपरलेस शिक्षा की बात करते थे। लेकिन आज अचानक स्थितियां इतनी बदल गई है कि आज हम लोकेशनलेस यानी लोकेशन इंडिपेंडेंट या स्थान मुक्त शिक्षा की बात करते हैं और अनुभव आधारित शिक्षा की बात करते हैं। तो परिस्थितियां बदल गई कितनी जल्दी। लगभग 10-15 साल के भीतर हमारे विमर्श का जो मुख्य बिंदु था, जो हमारी चिंताएं थी, जो चुनौतियां हम महसूस करते थे, वो ही बदल गई। तो लेकिन आज क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हर समय में, हर कालखंड में व्यक्ति तकनीक को अपनाना चाहता है। आधुनिक से आधुनिक तकनीकों को अपना करके हम शिक्षा का रूपांतरण कर सकते हैं, उसको अपने उद्देश्यों के अधिक अनुकूल बना सकते हैं, उसकी अपने उद्देश्यों के अधिक करीब ले जा सकते हैं। किंतु क्या हम उस मन स्थिति में हैं? क्या हमारी तैयारी है उस स्थिति में पहुंचने की? ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न हमारे साथ हमेशा से बना रहा है। आज हम जानते हैं कि आज लगभग ऐसी तकनीकें आ गई है जो कि दुनिया से दूरियां समाप्त कर चुकी हैं, समय की दूरी हो, स्थान की दूरी हो या कोई भी और दूरी हो। किंतु फिर भी क्या हम उनका पर्याप्त प्रयोग कर पा रहे हैं, उनको ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं, उनका अधिकतम प्रयोग जो कर सकते थे हम, क्या उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं? ये यक्ष प्रश्न है हमारे सामने। इस संदर्भ में कुछ उदाहरण देखिए। सीबीएसई की जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो इस बार होनी थी, वो परीक्षाएं आपको स्थगित करनी पड़ी और बच्चों को हमें अंक देने पड़े विभिन्न दूसरे आधारों का इस्तेमाल करते हुए। प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या ये परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं हो सकती थी? लेकिन संभवतः हमारे पास वो ऑनलाइन ढांचा आज मौजूद नहीं है जिसका प्रयोग करते हुए हम ये परीक्षाएं करा सकते। तो तकनीक की उपलब्धता एक बात है, तकनीक को इस्तेमाल करने की हमारी क्षमता और हमारी इच्छा शक्ति वो एक अलग बात है। एक और उदाहरण देखिए, आईआईटी जेईई, आईआईटीज की जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, उनको कुछ वर्ष पहले एक बार प्रयोग किया गया था कि उनको ऑनलाइन कराकर देखा जाए एक बार प्रायोगिक तौर पर, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। तो ये हमारी तैयारी और हमारी रणनीति और हमारी क्षमताओं पर प्रश्न उठा देता है। हालांकि भारत दुनिया में तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी है, शीर्ष देशों में से है, किंतु क्या हमारे पास वो इच्छा शक्ति है? क्या उपलब्ध संसाधनों का हम प्रयोग करने की स्थिति में है? इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। अब ये परीक्षाओं को कराना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है मित्रों, क्योंकि आप देखिए, यदि आप भारत सरकार के ही कुछ सफल तकनीकी अनुप्रयोगों पर ध्यान दें, आईआरसीटीसी जो भारतीय रेलवे का जो टिकट करने का जो सिस्टम है, उसमें कितने करोड़ों लोग टिकट आते हैं और अपने टिकट करवाते हैं। तो यहां पर अगर कुछ लाख छात्रों की परीक्षा लेनी है तो कोई वो बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप देखिए, हमारा इनकम टैक्स का जो ढांचा है कितना बड़ा है, उसमें कितने लाखों लोग आते हैं, अपना इनकम टैक्स भरते हैं, और वो तो बहुत जटिल प्रक्रिया है। उसके मुकाबले हमारी शिक्षण की जो परीक्षाएं लेने की प्रक्रिया है वो सरल है। तो टेक्नोलॉजी का जो आंतरिक तंत्र है, जो सिस्टम है उसका, वो तैयार है और वो सबके लिए समान है। अब ये हमारी परिकल्पना पर निर्भर है कि हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं। और टेक्नोलॉजी अपने आप में कोई हवा नहीं है, टेक्नोलॉजी कोई हमारा लक्ष्य भी नहीं है, एकमात्र लक्ष्य भी नहीं है। लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य है हमारा शिक्षण, लक्ष्य है हमारा वो गंतव्य जहां हमें पहुंचना है। टेक्नोलॉजी तो एक माध्यम है, एक वाहन है जिसमें बैठ करके हम उस गंतव्य तक जाते हैं। हमें इस बारे में स्पष्ट होने की जरूरत है कि वो गंतव्य क्या है। वो गंतव्य है हिंदी और उसका शिक्षण या किसी अन्य भाषा का शिक्षण। तो हमें, जब हम किसी तकनीकी परिकल्पना की बात करते हैं तो बड़ी जटिल हमें वो महसूस होती है, किंतु मित्रों तकनीक जटिल नहीं है, काम जटिल है। देखिए, हम हिंदी में प्रायः विभिन्न प्रकार की अपेक्षाएं हम प्रकट करते हैं, हम इच्छाएं प्रकट करते हैं कि हमारी हिंदी में ये आ जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमारी हिंदी में अनुवाद आ जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। हमारी हिंदी में बोलकर टाइप करने की क्षमता आ जानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है।
हमारी हिंदी में हस्तलिपि को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, ओसीआर को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, टाइपिंग की जो समस्याएं हैं वो दूर होनी चाहिए। ये सब अच्छी बातें हैं, ये हमारी अपेक्षाएं हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी फरमाइशें भी हैं। लेकिन जब ये चीजें आ जाती हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वास्तविक प्रश्न है। क्या इन चीजों के आने के बाद हम उनका वास्तविक रूप से इस्तेमाल करते हैं? क्या हम उनको वास्तव में अपने शिक्षण की पद्धतियों में, हमारी तकनीकी विकास की पद्धतियों में जोड़ते हैं? क्योंकि आज तकनीक की दृष्टि से कोई भी बाधा शेष नहीं है। लगभग हर चीज जो आप अंग्रेजी में कर सकते हैं या पश्चिमी भाषाओं में कर सकते हैं, आज हर एक चीज आप हिंदी में भी कर सकते हैं। किंतु हम करते हैं या नहीं, ये हम पर निर्भर करता है, हमारी योजनाओं पर, हमारी रणनीतियों पर, हमारी क्षमताओं पर, हमारी इच्छा शक्ति पर, हमारे हौसलों पर निर्भर करता है। आज की जो स्थितियां हैं, खासतौर पर ये जो लॉकडाउन का समय हमने देखा है, इसके बाद मैं कहूंगा कि तकनीक के क्षेत्र में और खासतौर पर शिक्षण की तकनीक के क्षेत्र में कई प्रकाश वर्षों की दूरियां हमने तय कर ली। तो वर्तमान परिस्थितियों में लगभग हर व्यक्ति जो है वो तकनीक के करीब पहुंच चुका है और भी बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। अब इनको देखते हुए जो हम कभी बात किया करते थे कि भविष्य की शिक्षा ऐसी होगी या भविष्य की शिक्षा वैसी होगी, वो भविष्य आज है, वो भविष्य आज आ चुका है। और जो हम कल्पनाएं किया करते थे वो आज हमें पूरा करने का समय है। मित्रों, टेक्नोलॉजी अपनी तरफ से वो सब कुछ उपलब्ध करा चुकी है, पूरा तंत्र उपलब्ध करा चुकी है, जरूरत है उसका इस्तेमाल करने की। अब प्रश्न पैदा होता है कि आज हम सोचें कि आज के 5 साल बाद या 2 साल बाद या 7 साल बाद की शिक्षा कैसी होगी, यानी शिक्षा का भविष्य आज के संदर्भ में कैसा होगा, तो वो शिक्षा जो है वो एकदम अलग होगी। देखिए, लॉकडाउन के आने के बाद या कोरोना वायरस के संकट के आने के पहले हम लोग एक अलग दुनिया में रहते थे, वो भौतिक शिक्षा का जमाना था। और लॉकडाउन के आने के बाद हम एक वर्चुअल दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। और लॉकडाउन भले ही चला जाए, किंतु ये वर्चुअल जो हमारा एक नया एक परिदृश्य या हमारा एक नया डायमेंशन हमारे सामने आया है, ये हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। तो भविष्य की जो शिक्षा होगी मित्रों, वो हाइब्रिड होगी, ना वो भौतिक होगी, यानी वो दीवारों में कैद नहीं होगी, और न ही वो पूरी तरह से वर्चुअल होगी, वो हाइब्रिड होगी। दोनों के बीच में वर्चुअल शिक्षा संतुलन पैदा करेगी। वो कैंपस और घर के बीच हाइब्रिड होगी, यानी कुछ आप पढ़ाई करेंगे कैंपस में, कुछ आप करेंगे घर में। वो स्थानीय और रिमोट के बीच में हाइब्रिड होगी। आप कुछ पढ़ाई आप हो सकता है कि हैदराबाद में बैठकर कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई आप अमेरिका के किसी कॉलेज के किसी कोर्स में कर रहे हैं, वो स्थानीय और रिमोट के बीच हाइब्रिड होगी। कुछ वो समय के संदर्भ में हाइब्रिड होगी, यानी कुछ पढ़ाई आप एक निश्चित समय पर कर रहे होंगे, कुछ पढ़ाई किसी भी समय कर रहे होंगे, यानी जिसको ऑन डिमांड कहते हैं, तो वहां भी वो हाइब्रिड होगी। वो विभिन्न भाषाओं के बीच में हाइब्रिड होगी। कुछ सामग्री आप अपनी भाषा में पढ़ रहे होंगे, कुछ सामग्री दूसरी भाषा की अनुवाद करके पढ़ रहे होंगे। और आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अनुवाद आज कितना आसान हो चुका है। उसके बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये शिक्षा हाइब्रिड होगी। आपके संस्थानों में भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं, और ये दोनों को जोड़ने वाला समय होगा। दोनों के बीच में हम इस प्रकार से आएंगे जाएंगे कि हमें महसूस नहीं होगा कि कब हम हमारे भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर या भौतिक ढांचे के बीच में है, या फिर इसको आप यूं मानिए कि हमारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में है, और कब आप अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कब आप इंटरनेट पे चले गए, कब वापस लौट आए, कब आपने वहां से कोई चीज डाउनलोड कर ली, उसको अपनी कक्षा में इस्तेमाल कर लिया, कक्षा की चीज कब इंटरनेट पर चली गई, कब वहां से दुनिया में फैले हुए आपके छात्रों तक चली गई, छात्रों ने कब फॉर्म भर के आपको भेज दिया, और कब आपने उसको अपना प्रिंट आउट निकाल के कक्षा में लगा दिया, आपने अपने प्रिंसिपल को दे दिया। वो सारी चीजें, जितनी भी दूरियां आपको दिखती हैं, सारी दूरियां समाप्त हो जाएंगी और होने लगी हैं। तो भौतिक और डिजिटल दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में आने वाले समय में दूरियां समाप्त हो जाएंगी। आपकी प्रयोगशालाएं जो आज भौतिक होती हैं, चाहे कंप्यूटर की प्रयोगशाला हो या आपकी विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाएं होती है, विज्ञान की हो या अन्य प्रयोगशालाएं हैं, वर्चुअल लैब्स भी बीच में आ जाएंगे। आपकी भौतिक प्रयोगशाला होगी, किंतु वर्चुअल लैब भी आ चुकी होगी, और दोनों के बीच में कैसा सामंजस्य होगा वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपके वर्चुअल पुस्तकालय भी होंगे। आपकी लाइब्रेरी है, लेकिन साथ ही साथ एक वर्चुअल पुस्तकालय है, और दोनों किस तरह से मिलते हैं ये महत्वपूर्ण है। मैं जो बिंदु कह रहा हूं
वो दोनों के मिलने का बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से हम हाइब्रिड संरचना की तरफ, एक संकर संरचना की तरफ बढ़ रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। वो बिंदु में आज मैं उस पर ज्यादा जोर देना चाहता हूं। हमारी शिक्षा डिलीवरी के तौर तरीकों में भी हाइब्रिड हो जाएंगी, यानी हमारी कुछ शिक्षा जो है वो बोलकर दी जा रही होगी, तो कुछ दस्तावेजों के रूप में दी जा रही होगी, कुछ वीडियो के रूप में आ रही होगी, कुछ ऑडियो के रूप में आ रही होगी, कुछ इंटरनेट के जरिए डिलीवर हो रही होगी, कुछ सोशल मीडिया के जरिए आ रही होगी। तो डिलीवरी के, शिक्षा के जो प्रदान करने के तौर तरीके हैं वो संकर होने वाले हैं। उसके बाद कंटेंट में हाइब्रिड होगी। भौतिक किताबें हमारे पास हैं, आज हम किताबें लेकर चलते हैं, लेकिन साथ ही साथ ई बुक्स आ चुकी है और बहुत सी दूसरी चीजें भी आ चुकी है, और अंत में सब मिलकर के एक हाइब्रिड शैक्षणिक संरचना को कंटेंट की दृष्टि से हमारे सामने खड़ा करेंगे। तो वो एक हाइब्रिड मैकेनिज्म भी आने वाला है। और उसके बाद परीक्षाओं में हाइब्रिड होगी। कुछ परीक्षाएं हमारी भौतिक हो जाएंगी, लेकिन कुछ परीक्षाएं वर्चुअल होंगी, जो आज हो रही है। बहुत सारी परीक्षाएं आज हमारी वर्चुअल होने लगी हैं। हालांकि मैं सीबीएसई की बात कर रहा था, किंतु आप देखिए बहुत सी स्कूलों में जो साप्ताहिक परीक्षाएं होती है या मासिक परीक्षाएं होती है, वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के जरिए या जूम के जरिए या कुछ अन्य माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स हो सकते हैं या फिर गूगल फॉर्म्स हो सकते हैं, या ऐसे अन्य साधन अनेक मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए आज हम वर्चुअल परीक्षाएं भी लेने लगे हैं, भले ही छोटे स्तर पर, कहीं बड़े स्तर पर। तो ये सारे बदलाव आ रहे हैं और हम शिक्षा में एक हाइब्रिड भविष्य की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कम समय में ये जो भविष्य है ये हमारे लिए एक वास्तविकता बनने वाला है। अब मैं कुछ आपको शेयर करूंगा, कुछ एक चीजें दिखाऊंगा कि आज क्या कुछ घटित हो रहा है। उसके बाद हम अपनी बात आगे करेंगे। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं कुछ क्षणों के लिए। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हाइब्रिड शिक्षा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और वो हमारी एक वास्तविकता बन चुकी है आज इस समय भी। अब देखिए, आप अपने कंप्यूटर पर यदि ध्यान देंगे और जो टेक्नोलॉजी आप जिसका इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट खासतौर पर, उस पर ध्यान देंगे, तो आपकी कक्षा में जो बुनियादी कामकाज हैं आज, वो सारे कामकाज कंप्यूटर के जरिए और इंटरनेट के जरिए और मोबाइल के जरिए करना संभव है। उदाहरण के तौर पर सामग्री का सृजन या अन्य चीजों का सृजन, जहां शिक्षण सामग्री हो, अभ्यास और परीक्षण हो या गृह कार्य हो, आप तकनीक का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी आवश्यकता है। टाइपिंग है, स्पेलिंग चेक है, स्पीच आउटपुट है, ट्रांसलेशन है, सर्च है, लोकल लैंग्वेजेस में खोज है, फॉर्म्स है, सब कुछ उपलब्ध है यहाँ पर। दूसरा स्तंभ देखिए, संचार और शिक्षण के क्षेत्र में, यानी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है संचार, लोगों तक पहुंचना। आप उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की स्थिति में आप प्रस्तुतियां बनाते हैं, ईमेल का प्रयोग करते हैं, आज आप ऑनलाइन कोलैबोरेशन करते हैं और बहुत सारी अन्य चीजें जो आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रही है, इनका आप इस्तेमाल करते हैं। आप बहुभाषीय प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं चुटकियों में। तो ये हुआ संचार और शिक्षण के क्षेत्र में कैसे आप लोगों तक पहुंचते हैं, अपनी बात को कैसे वहां पर पहुंचाते हैं। तीसरा स्तंभ देखिए, अन्वेषण करना या खोजना या सीखना। तो आज इंटरनेट पर खोज करना बहुत आसान हो गया है, खासतौर पर अगर भाषा शिक्षण के संदर्भ में आपको हिंदी की सामग्री खोजनी है या किसी अन्य भाषा की खोजनी है, बहुत आसान है। उस सामग्री को इंटरनेट पर खोजना भी आसान है और एक भाषा की सामग्री को दूसरी में बदलकर इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। मैं वो दिखाऊंगा नहीं, शायद आप उससे परिचित हैं। आज विभिन्न ब्राउजर्स में आप जाते हैं, खासतौर पर माइक्रोसॉफ्ट एज में अगर आप जाते हैं, एक भाषा में आप वेब पेज खोलिए, उसको अपनी भाषा में, हिंदी में बदल लीजिए। सामग्री को खोजना और बदलना बहुत आसान हो चुका है। तो ये स्थितियां आपके सामने हैं और आप इनका इस्तेमाल कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान में भी और अन्य स्थानों से जहां से आप जुड़े हुए हैं, संभवतः आप तकनीक का इस्तेमाल अपने स्तर पर कर रहे होंगे। लेकिन परिस्थितियां बहुत बदलने वाली है, जिनका जिक्र मैंने आपसे किया। भविष्य की तकनीक क्या होगी, भविष्य की का जो शैक्षणिक स्वरूप है वो क्या होगा, खासतौर पर तकनीक के संदर्भ में, वो मैं आपसे जिक्र किया और मैं दिखाना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात जो तकनीक ने यहाँ पर हमारे सामने लाकर के पैदा की है, वो ये है कि आज टेक्नोलॉजी की बदौलत हमारे सामने न सीखने, यानी शिक्षण न करने या न पढ़ने या न सिखाने या आगे न बढ़ने और काम न करने का कोई बहाना उपलब्ध नहीं है। क्योंकि टेक्नोलॉजी, मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं, टेक्नोलॉजी एक अदृश्य योद्धा के रूप में हमारे साथ खड़ी है। आपने देखा होगा, आपने शायद वो मुन्ना भाई वाली फिल्म देखी होगी, जिसमें महात्मा गांधी मुन्ना भाई के साथ खड़े हुए उत्तर दे रहे होते हैं। प्रश्न मुन्ना भाई से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मुन्ना भाई को नहीं आते वो प्रश्न और वो गांधी जी की तरफ देखते हैं। काल्पनिक गांधी जी है वो, और गांधी जी उत्तर दे रहे होते हैं, मुन्ना भाई उनको सुनकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जवाब देता है।
तो एक अदृश्य शक्ति के रूप में गांधी जी उस फिल्म में दिखाए गए। आप देखिए टेक्नोलॉजी उसी अदृश्य योद्धा के रूप में आपके साथ में हर क्षण, हर पल, हर दिन आपके साथ में मौजूद है। और उसकी मौजूदगी की वजह से ही आज न सीखने, आगे न बढ़ने और काम न करने का कोई बहाना हमारे सामने उपलब्ध नहीं है मित्रों। क्योंकि टेक्नोलॉजी, अगर आप नहीं करना चाहते तो टेक्नोलॉजी कहेगी कि भाई क्यों, यानी आपकी मनस्थिति नहीं है, आप करना नहीं चाहते तो बात अलग है, अन्यथा सब कुछ मैं करने में तुम्हें संभव बनाती हूँ, सक्षम बनाती हूँ। एक दो उदाहरण मैं आपको दूंगा। देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहे, या ये हो सकता है कि कोई शिक्षक हो, उसको लगे कि नहीं मैं टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। या फिर मान लीजिए कि कोई छात्र कहे कि मुझे ये नहीं आता या मुझे वो नहीं आता, तो कैसे तकनीक उसका साथ देती है, कुछ दृश्य हम देखेंगे यहाँ पर। तो मित्रों, जैसे एक उदाहरण देखिए, सबसे पहला उदाहरण मैं आपको दूंगा, और मैं इसके लिए कोई एप्लीकेशन खोल लेता हूं। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास मैं एक एप्लीकेशन खोल लेता हूं और आपको दिखाना चाहूंगा प्रैक्टिकली मैं कुछ बातें। मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैंने ये एक एप्लीकेशन खोल लिया, या एक मिनट कुछ और खोलता हूं, और ये कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। मैं आपको एक आध एप्लीकेशंस दिखाऊंगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसमें आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। मान लीजिए आज हम कहते हैं कि हमारे को, हम टाइप करने में सक्षम नहीं है, हम तो रेमिंगटन में काम करते थे या फला में काम करते थे। मित्रों, आज कंप्यूटर पर और मोबाइल पर टाइप करने के कम से कम 9 तरीके मौजूद हैं। कोई एक तरीका नहीं है टाइप करने का, कम से कम 9 तरीके आपके पास मौजूद हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहेंगे कि मुझे तो मान लीजिए स्पेलिंग नहीं आती, या मुझे अंग्रेजी या हिंदी में मुझे काम करने में दिक्कत होती है, मुझे स्पेलिंग की प्रॉब्लम है, तो आप जाइए डिक्टेट पर जाइए, और यहाँ पर आप डिक्टेट पर जाइए और यहाँ पर आप बोलना शुरू कर दीजिए। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रोमन में मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं अंग्रेजी में बोलूंगा तो वो अंग्रेजी में आपको दिखाई देगा। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो यदि मेरे जैसा कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे टाइपिंग में दिक्कत है, ये टाइपिंग की दिक्कत आपकी समाप्त है। मैं कहता हूं कि मुझे स्पेलिंग में दिक्कत है, तो स्पेलिंग की दिक्कत भी समाप्त है। तो टेक्नोलॉजी आपके साथ खड़ी है, ये बहाना नहीं रह गया। आगे चलते हैं, दूसरी जगह चलते हैं और आपको कुछ और दिखाता हूं। मान लीजिए कि मैं आपको एक कोई और एप्लीकेशन खोल लेता हूं, यही खोल लेता हूं। मान लीजिए मैं एक छात्र हूं, और मैं एक छात्र हूं, मैं मुझे लगता है कि मैं ढंग से लिखने में सक्षम नहीं हूं, मुझसे तो आकृतियां नहीं बनती, मुझसे काम नहीं होता। मैं जाता हूं, आजकल बहुत सारे हमारे एप्लीकेशंस में ये ड्रॉ नाम का फीचर आपको दिखाई देगा। आप वर्ड में जाएंगे, पावर पॉइंट में जाएंगे, बहुत सारी जगहों पे आप ब्राउजरों में जाएंगे, वहां पर ये ड्रॉ दिखाई देगा। मैंने कहा था कि आपके पास कोई बहाना नहीं बचता, कैसे टेक्नोलॉजी हमारी मदद करती है। मान लीजिए कि मैं चित्र नहीं बना सकता, मुझे ड्राइंग करना नहीं आता, मेरे हाथ कांपते हैं, या कोई भी अन्य कारण है जो मैं कहता हूं कि इस वजह से मैं पढ़ नहीं सकता, मैं एक बच्चा हूं, मैं पढ़ नहीं सकता, तो कैसे तकनीक हमारी मदद करती है। मैं यहाँ पर आता हूँ, कंप्यूटर लेता हूँ, मेरे सामने मेरे हाथ में, उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और मान लीजिए मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, लेकिन मैं एक सर्कल या वृत्त बनाना चाहता हूँ। देखिए, तकनीक ने बना दिया। मेरे पास बहाना नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि मुझे तो आता नहीं है, टेक्नोलॉजी मेरे साथ है। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दैनिक रोजमर्रा की शिक्षा में हमारे सामने मौजूद है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती, मुझे गणित नहीं आती, कोई बात नहीं, आप यहां पर क्लिक करें, आप यहां पर जाएं, आपको सिखाने के लिए तकनीक यहां पर मौजूद है। मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे कुछ समीकरण मान लीजिए हल करने हैं, x + 2x बराबर मान लीजिए 15 है, ये मुझे नहीं आता, मैं एक बच्चा हूं, मुझे नहीं आता, टेक्नोलॉजी की मदद क्यों नहीं लेता मैं? और ये सब सामान्य तकनीकें हो चुकी हैं आज। मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और मैं यहां मैथ पर क्लिक करता हूं, और देखिए क्या हुआ, यहां पर दाईं तरफ देखिए, तकनीक ने मेरा सवाल हल कर दिया। अब आप कहेंगे कि फिर ये तो बच्चों को बिल्कुल अकर्मण्य बना देगा, क्योंकि तकनीक खुद सवाल हल करके दे रही है। आप अपने पेन से काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, और तकनीक सवालों को हल करके दे रही है, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? तो जी नहीं, बच्चे सीखेंगे क्योंकि उन्हें यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और आप कहेंगे सॉल्व कर दो ये प्रश्न मेरे लिए। तो उसने उत्तर दे दिया x = 5, मुझे स्टेप्स में दिखाओ।
कि इसको हल कैसे किया आपने, तो ये स्टेप्स हैं, ये ऐसे ये सवाल हल हुआ। तो आपके सामने है तकनीक की ताकत, और आपके पास कोई बहाना नहीं है कि आज हम तकनीक का प्रयोग इस वजह से नहीं कर सकते या उस वजह से नहीं कर सकते। अन्य उदाहरण मैं आपको देता हूं, मान लीजिए मैं इसको बंद कर देता हूं और मैं चलता हूं यहां पर, मैं हम बच्चों को सिखा रहे हैं और बच्चों ने कहा कि हमें एक कहानी, मैं अपनी कक्षा के तौर पर बच्चों को कहानी सिखा रहा हूं, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको कक्षा में उनको प्रश्न नहीं आते, उनको मान लीजिए शब्द नहीं आते, उनको ग्रामर नहीं आता, आदि आदि। कैसे तकनीक मेरी मदद करती है, मैं यहां पर जाता हूं, इस एप्लीकेशन में जाता हूं, व्यू पर क्लिक करूंगा, इमर्सिव रीडर नाम की एक टूल है, उस पर मैंने क्लिक किया और देखिए क्या हुआ, मेरे सामने वो जो कहानी थी वो स्क्रीन पर इस तरह से आ गई। और अब उन बच्चों के सामने कोई विकल्प नहीं है कि वो ये कह दे कि नहीं हमें तो उसका उच्चारण नहीं आता या फिर हमें इनके अर्थ नहीं आते। कैसे, देखिए जो टेक्स्ट है, आप कहें कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, आपको बहुत आसानी से बड़े अक्षरों में दिखाई दे रहा है। आप कहें कि मुझे इसका उच्चारण नहीं आता, तो यहाँ क्लिक कर दीजिए। Gemma was only 5 minutes away from her. उच्चारण आपको बताया जा रहा है, टेक्नोलॉजी आपको उच्चारण बता रही है। आप कहें कि मुझे इनके अर्थ नहीं आते, मान लीजिए जैसे मुझे नहीं पता कि ये मिनट्स क्या होते हैं, तो यहाँ क्लिक करिए, देखिए तकनीक आपको मिनट्स बता रही है और आपको कह रही है कि ये इसका हिंदी में क्या अर्थ है, मिनट है ये। आपको अवे क्या होता है, उसकी कॉन्सेप्ट क्या होती है, दूरी की कॉन्सेप्ट क्या है, आपको नहीं आती, बच्चे को नहीं आती, उसको सिर्फ यहाँ क्लिक करना है और दूरी की कॉन्सेप्ट ये है, दूरी का मतलब ये है। तो टेक्नोलॉजी आपको हर तरह से सिखाने के लिए तैयार है। इसके और बहुत सारे पहलू हैं, किंतु फिर समय अधिक लग जाएगा, इसलिए मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा और मैं इस बात को समाप्त करता हूं। जैसे मान लीजिए डेंजरस क्या होता है, तो डेंजरस का ये साइन है। जंगल क्या होता है, तो जंगल ये है, हिंदी में जंगल को ये बोलते हैं। बड़ा होना क्या होता है, बड़ा होना ये होता है। लंबा क्या होता है, तो लंबा ये होता है। ये सारी तकनीकें आज शिक्षण में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं तुरंत, क्योंकि ये आपके सामने उपलब्ध है। अब कुछ अन्य चीजें मैं आपको दिखाऊंगा जो शायद आपने कल्पना में सुनी होगी, लेकिन वो संभव हो चुकी है। अब ये सारी चीजें जब आ गई हैं, खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सामने आज आ गया है, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हिंदी में बोलते हैं, और साथ ही साथ क्लाउड कंप्यूटिंग आज हमारे पास जब मौजूद है, तो क्या हम अपनी शिक्षा का कायाकल्प कर सकते हैं? क्या हम उसको अधिक इनोवेटिव बना सकते हैं, अधिक कल्पनाशील बना सकते हैं, और छात्रों को बेहतर तरीके से हम अपना एजुकेशनल कंटेंट, अपनी शैक्षणिक विषय वस्तु जो है वो डिलीवर कर सकते हैं क्या, उन तक पहुंचा सकते हैं क्या? ये एक प्रश्न है। तो जी हाँ, आपकी कल्पना पर निर्भर है, क्योंकि हमारे पास अब ऐसी परिस्थितियां हैं कि अगर आपके पास नवाचार है, अगर आपके पास रचनात्मकता है, सृजनशीलता है, कल्पना शक्ति है और थोड़ा सा तकनीक का ज्ञान है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, आप अपनी तकनीक का इस तरह से कायाकल्प कर सकते हैं। यहाँ पर दो बच्चों के बीच में बात हो रही है और कैसे आपकी जो पढ़ाई है वो ब्लैक बोर्ड से हट करके आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है, आपके अपने वातावरण में आपकी पढ़ाई कैसे आ जाती है, उसका उदाहरण आप यहाँ पर देखिए। ये यहाँ पर दो बच्चे आपको बात करते हुए दिखाई देंगे, अपने सामने वाले हवा में, अंतरिक्ष में ये लोग लिख रहे हैं, देखिए, और सब कुछ उनको अंतरिक्ष में मतलब अपने सामने दिखाई दे रहा है। तो कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, ये आज संभव है। आपको बंगाल पानी क्या होता है? आपकी आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रही है। अच्छा, तो मैं क्या रिकनेक्ट करूं क्या? ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, धन्यवाद। या तो मैं ये करता हूं कि मैं ये लगा सकता हूँ, हेडफोन लगा लूं, शायद तो थोड़ी बेहतर हो जाए। एक क्षण में मैं हेडफोन लगा लेता हूं। जी, इस छोटे से व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं दोबारा दिखाता हूं आपको कैसे शिक्षा हमारे ब्लैक बोर्ड से हमारे सामने, हमारे बीच में आकर के खड़ी हो जाती है, और कैसे सारी जटिल अवधारणाएं जो हैं वो हम उनको अपने सामने घटित होते हुए देखते हैं। ये है वर्चुअल रियलिटी जिसको बोलते हैं, शायद आपने नाम सुना होगा, मैं आगे थोड़ा सा इसका जिक्र करूंगा, लेकिन आप इस उदाहरण को दोबारा देखिए। यहाँ संवाद भी हो रहा है, वर्चुअल रियलिटी हो रही है, यहाँ पर चित्र बन रहे हैं, एनिमेशंस बन रहे हैं, अनुवाद हो रहे हैं, और दो भाषाओं के बीच में संवाद भी हो रहा है।
पानी क्या है और प्रकाश क्या है आपकी अपनी आंखों के सामने। तो क्या हम इन चीजों को ला सकते हैं? आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे होगा, हम कैसे लाएंगे? तो इसके लिए आधुनिक तकनीकें मौजूद है जिनको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। ये 3 तरह की चीजें हैं। आज के जो अध्यापक हैं शायद आपको ये लगे कि ये कैसे संभव है, लेकिन देखिए कुछ समय पहले हम बोलते थे ना कि हम बोलेंगे और लिखा जाएगा, और वो लगता था कि यह संभव है, लेकिन आज चंद सालों में ये संभव हो गया। उसी तरह से ये सारी अवधारणाएं आज संभव है इस समय। हालांकि हम लोग इनसे अपरिचित हैं, किंतु ये सब प्रयोग आज दुनिया में हो रहे हैं। क्या हम हिंदी में इस प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं? ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हाँ, इसके लिए संकल्प लेने की जरूरत है। एक और उदाहरण देखिए, कैसे कक्षा आपके आसपास आती है। यहां पर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस का उदाहरण दिखा रहा हूं। ये जो इन्होंने चश्मा लगाया हुआ है, ये है होलोलेंस। और आज की कक्षाओं में बच्चे आधुनिक देशों में इस प्रकार के चश्मे लगा करके कक्षाओं में आते हैं, और उनके सामने देखिए आप, आपके अपने कमरे में सब कुछ साकार हो जाता है 3D में और वर्चुअल रियलिटी के रूप में। ये कमरा वही है जिसमें आप खड़े हैं, लेकिन आप यहाँ पर जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो साकार हो जाती है आपके सामने। आप दिल को धड़कते हुए देख रहे हैं। आप कहीं चले जाते हैं तो ये दिल आपके पीछे पीछे जाता है, आप लौट आते हैं तो ये भी लौट आता है। ये वर्चुअल रियलिटी है, यानी आभासी वास्तविकता जो आपके साथ रहती है। और जो ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये मिक्स्ड रियलिटी कहलाता है, यानी इसमें कुछ तो आभासी अर्थव्यवस्था, कुछ तो आभासी गतिविधियां चल रही है और कुछ वास्तविक है। यहाँ पर इंसान बैठा हुआ है, ये आपका अपना कमरा है, उसमें आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक आदम कद इंसान खड़ा हो गया, जिसको बोलते हैं होलोग्राम। वो खड़ा हो गया और उसके बाद आप उसका, आप अगर चिकित्सा के छात्र हैं तो उसका विश्लेषण कर पा रहे हैं, उस व्यक्ति के भीतर की संरचना कैसी है, उसका दिल कैसे धड़कता है, आदि आदि। और बहुत कुछ आप इसमें कर सकते हैं, जिस पर मैं बात नहीं करूंगा, शायद आपको अप्रासंगिक लगे। किंतु ये वो नई शिक्षा है जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं इस आधुनिक दौर में। अब एक और उदाहरण देखिए आप। मान लीजिए कि हम वास्तुकला की पढ़ाई कर रहे हैं, और हम अक्सर देखते हैं कि ऑटोकैड जैसे हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, हम चित्रों का इस्तेमाल करते हैं, 3D चित्रों का। लेकिन स्थितियां पुनः बदल चुकी है, क्योंकि AR, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी आज वास्तुकला जैसे क्षेत्रों में ये आपको अवसर देती है कि आप खुद उन इमारतों को बनाकर देख सकते हैं। ये काल्पनिक इमारत है, लेकिन ये 3D नहीं है, सिर्फ ये आपके सामने खड़ी हुई है और आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। ये सारी परिस्थितियां आज संभव हो गई है। आज शिक्षा का गेमिफिकेशन हो रहा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक गेम के रूप में बदल दिया गया है शिक्षा को। और आप चाहें तो इसका इस्तेमाल आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जो कि आप सबको स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। ये देखिए, मैं एक उदाहरण और दूंगा। जापान एयरलाइंस जो है वो अपने पायलटों को जो परीक्षण देती है या शिक्षा देती है, उसमें उनको, मान लीजिए पायलटों को भी और इंजीनियरों को भी, उनको जरूरत पड़ती है कि वो विमानों के इंजनों की संरचना उनको दिखाएं। लेकिन विमानों के जो इंजन है वो करोड़ों रुपए के होते हैं, आप जानते हैं। क्या वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी के जरिए आज के जो क्लासरूम्स हैं उनमें उस वास्तविकता को आपके सामने साकार करना संभव है क्या? तो जी हाँ, देखिए किस तरह से जापान एयरलाइंस उसी होलोलेंस का प्रयोग करते हुए ये चीजें सिखा रही है, बिना किसी एक भी पैसा खर्च किए, क्योंकि वो इंजन करोड़ों के आते हैं। और ये जो तंत्र है, इसमें आपको सिर्फ एक बार बनाना है और उसके बाद हमेशा इस्तेमाल करना है। ये आने वाला भविष्य है, ये आने वाले भविष्य की शिक्षा है, जिसकी एक झलक मैं आपको दे रहा हूं। ये है विमान का इंजन। आप चाहें तो इसके भीतरी जो इसके पार्ट हैं, इसके कलपुर्जे हैं, उन सबको देख सकते हैं। एक एक पार्ट के भीतर जा सकते हैं, उस पार्ट के भीतर की प्रक्रियाओं को देख सकते हैं। कितना भी सूक्ष्म स्तर पर आप इसमें जा सकते हैं, जैसे कि वो इंजन आपके सामने है। इसको कहते हैं मिक्स्ड रियलिटी। अब ये सब चीजें हमें चौंकाती है, हमें आश्चर्यचकित करती हैं, और हम तो वैसे ही आश्चर्यचकित हैं आज के समय में, क्योंकि आज हम दुनिया में लोगों को इस प्रकार की शिक्षा दे पा रहे हैं, जबकि छात्र दूर हैं और शिक्षक कहीं और हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, वर्चुअल हमारी बैठकों का सिलसिला या वर्चुअल कक्षाओं का सिलसिला, ये भी रूपांतरित होने जा रहा है, बल्कि रूपांतरित हो चुका है मित्रों। देखिए, इसी प्रकार की जो बैठकें हैं, रिमोट बैठकें, अब वो इस प्रकार से होने लगी है
यहाँ पर देखिए, ये आपका कक्षा, ये आपकी कक्षा है जिसमें अध्यापक बैठे हुए हैं और ये यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं। या मान लीजिए ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये अध्यापक हैं, अलग अलग देशों में हैं ये लोग, ये अमेरिका में हो सकते हैं, ये दिल्ली में हो सकते हैं, ये हैदराबाद में हो सकते हैं, और यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं, या छात्र अपने घर पर भी हो सकते हैं। तो ये कल का दफ्तर और कल का विद्यालय है जो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से ये आने वाले समय में आज जो बैठकें हम कर रहे हैं ये कल के समय में कैसी होंगी। और कल का समय मतलब आज के साल भर बाद या 2 साल बाद, सिर्फ क्योंकि ये चीजें आ चुकी हैं, सिर्फ अपनाने भर की बात है। देखिए आज हम इस प्रकार की बैठक करते हैं, हमारे सामने ऐसी स्क्रीन आती है, लेकिन ये बदलने वाली है। ये बदलकर कैसी बनेगी? ये बदलकर ऐसा होने वाला है, ऐसा दृश्य आपके सामने आने वाला है। अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए लोग ये स्क्रीन देख रहे हैं, और ये जो स्क्रीन है ये एक फिजिकल स्क्रीन है। ऊपर यहाँ पर माइक्रोफोन लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, और ये कैमरे हर व्यक्ति जो कनेक्टेड है उसकी गतिविधियों को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन पर ध्यान दे रहे हैं। और जो ध्वनियां आ रही हैं, जो दूर से लोग बोल रहे हैं, आज देखिए ये सब लोग आपको अपने सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी एक ऐसा आभासी दुनिया बन गई है जिसमें आप दूर दूर नहीं है, बल्कि कुछ लोग इधर बैठे हैं, कुछ लोग उधर बैठे हैं। तो ये भविष्य का विद्यालय है, और ये संभव है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स रूम्स के जरिए। तो बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। अब अंत में एक बदलाव कि आप सोच सकते हैं कि एक शिक्षक जो है वो एक स्थान पर बैठा हुआ बोल रहा होगा, और वो मान लीजिए दिल्ली के केंद्रीय हिंदी संस्थान में एक शिक्षक जो है वो शिक्षा दे रहे हैं, और वही शिक्षक खुद हैदराबाद में भी खड़े हैं, वहां भी शिक्षा दे रहे हैं, और वही शिक्षक आपके अन्य पूर्वोत्तर के केंद्रों में भी खड़े हैं और वहां से शिक्षा दे रहे हैं, और वो साक्षात खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि वो टीम्स के जरिए या वर्चुअल जूम के जरिए बात कर रहे हैं, नहीं, वो साक्षात खड़े। और ये पुनः कैसे संभव हो रहा है? ये टेलीप्रेजेंस या होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसा संभव हो रहा है। और यहां तक कि वो व्यक्ति हो सकता है कि दिल्ली में बैठकर वो अंग्रेजी में बोल रहा है, लेकिन हमारे छात्र जो है हैदराबाद में वो हिंदी सुनना चाहते हैं, तो वो हिंदी में सुन रहे हैं, और अलग अलग स्थानों पर जो छात्र हैं वो अपनी अपनी भाषाओं में सुन रहे हैं। तो भविष्य की शिक्षा की एक झलक मैं आपको और दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर ये एक महिला है, ये अंग्रेजी में बोल रही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कैसे इनकी एक आदमकद प्रतिमा सामने आकर के खड़ी हो जाएगी टेक्नोलॉजी की बदौलत, होलोग्राम की बदौलत। और वो प्रतिमा जरूरी नहीं है कि इनके सामने ही हो, इस समय तो हम आपको दिखाएंगे कि इनके सामने आकर खड़ी हो रही है, लेकिन वो प्रतिमा दुनिया में किसी भी स्थान पर जाकर के आपको एड्रेस करेगी, आपसे बात करेगी, आपको संबोधित करेगी, जैसे कि वो व्यक्ति वहीं पर मौजूद है। कैसे? देखिए इसका। And then we'll flip in the room to the special camera so you can see exactly what I'm seeing. हमें ये Let's get started. वर्चुअल रियलिटी का एक और मैं आपको First, उदाहरण दूंगा। let me introduce you to Mini Me. There she is, my perfect holograph. And thanks to the power of HoloLens 2, she just floats right with me. I'm literally holding my hologram, so natural. Now she's a little small to do a keynote. So let's get her up so she can do full-size Japanese keynote. Render keynote. And then तो मैं अब आपको ये, चूंकि देखना बहुत अच्छा लगता है, चमत्कृत भी हम लोग होते हैं, लेकिन मैं उसको अब ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो पता नहीं कब की बातें हैं, कब ऐसा होगा। हालांकि आज हो रहा है, ये आज संभव हो चुका है। तो शिक्षा में बहुत बड़ा कायाकल्प आ रहा है, किंतु अधिकांश जो भारत में हमारे जो शिक्षण संस्थान है वो प्राय अपना जो तकनीक की तरफ जाने का जो रोड मैप है उसके बारे में स्पष्ट नहीं होते। देखिए पारंपरिक और डिजिटल का ये बुनियादी अंतर है। पारंपरिक जो पद्धतियां जिनका हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ज्यादातर प्रक्रियाएं पढ़ाई के बाद शुरू होती है, आपकी परीक्षाएं पढ़ाई के बाद होंगी, फीडबैक पढ़ाई के बाद होगा, आदि आदि। लेकिन डिजिटल प्रक्रियाओं में सब कुछ पढ़ाई में ही समाहित है। आप बात सुन रहे हैं, बात करते हुए आप एक अध्यापक को सुन रहे हैं, क्लास डिलीवर हो रही है, उसी दौरान उन्होंने आपके साथ बीच में एक पोल करा लिया, छात्रों के बीच में एक मतदान करा लिया, या छात्रों को उसी दौरान उन्होंने एक छोटा सा गृह कार्य दे दिया या उनके सवाल दे दिए, और उसी दौरान
पढ़ाई के दौरान ही सवाल जो है हल होते चले जा रहे हैं। तो पढ़ाई की प्रक्रिया में ही सब कुछ समाहित है। ये पुरानी पढ़ाई जो थी वो लीनियर अप्रोच होती थी, मतलब एक के बाद दूसरा, एक लाइन के रूप में, पहले हम यहां पहुंचेंगे, उसके बाद हम वहां पहुंचेंगे, उसके बाद वहां पहुंचेंगे, उस प्रकार का। लेकिन ये जो पद्धति है आज की, ये लीनियर नहीं है, बल्कि ये सब चीजों को साथ लेकर के आती है, साथ लेकर के चलती है, सब कुछ पढ़ाई में ही समाहित है। उसके बाद यहां देखिए, पारंपरिक पद्धति में आपकी पहुंच बहुत सीमित है, आप अपनी कक्षा तक सीमित थे। यहां पर आप सर्वत्र पहुंच है, आप दुनिया भर में आप अपनी कक्षाएं ले रही हैं और दुनिया भर से अध्यापक भी आ रहे हैं। पहुंच दो तरफा है, न सिर्फ छात्रों के स्तर पर बल्कि अध्यापकों के स्तर पर भी। यहां देखिए, आप पूर्व निर्धारित या लीनियर माहौल में बात करते हैं, लेकिन यहां परिस्थिति आधारित है। आप चीजों को अपने सामने घटित होते हुए देखते हैं और उसके आधार पर सीखते हैं। यहाँ पर जंग लगी हुई पद्धतियां, जैसे आपने देखा होगा, आप फॉर्म भरते हैं, उसमें ये तरह तरह के आप गोल गोल निशान जो है पेन से भरते हैं और उसके बाद उसको स्कैन किया जाता है, आदि आदि। हम तो यहाँ तक भी नहीं पहुंचे, हम में से अधिकांश संस्थान तो इस स्थिति तक भी नहीं पहुंचे। हालांकि ये सब भी बहुत जंग लगी हुई पद्धतियां आज के समय में हो चुकी है। आज जो पद्धतियां हमारे पास है, उनमें विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस को एक साथ इस्तेमाल करने की क्षमता, विभिन्न तकनीकों को एक मंच पर लाने की क्षमता, वो हमारे पास मौजूद है। आपको पेपरलेस ऑफिस हो गया है, यहां जाने की जरूरत नहीं है, परिस्थितियां बहुत बदल चुकी है। आपको एक किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, एक चीज आपको प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी पढ़ाई जो है पूरी तरह से डिजिटल हो सकती है, पेपरलेस हो सकती है। अंत में विलंबित परीक्षण, आपकी परीक्षाएं आप जो लेते हैं, आप उसके बाद गृह कार्य देते हैं बच्चों को, या फिर आप उनको परीक्षाएं, आप फॉर्म देते हैं, आदि आदि। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, सब कुछ उसी पद्धति में, डिजिटल पद्धति में सब कुछ समाहित है। तो आप सोचिए कितनी प्रक्रियाएं एक ही प्रक्रिया के भीतर समाहित है। ये समय बचाती है, श्रम बचाती है, धन बचाती है, और न जाने इसके कितने और लाभ हैं। अब प्रायः हम लोग जब निर्णय लेते हैं कि हमें हमारे संस्थान को इस दिशा में ले जाना है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की दिशा में ले जाना है, डिजिटल शिक्षण की दिशा में ले जाना है, तो प्रायः हमारे सामने चीजें स्पष्ट नहीं होती। पहली बात तो यही स्पष्ट नहीं है कि हम अपने संस्थान का डिजिटाइजेशन करना चाहते हैं या डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं, या हम डिजिटल रूपांतरण करना चाहते हैं, जिसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ये तीनों में बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। देखिए, डिजिटाइजेशन, कई बार आप सुनते हैं कि हमारे दफ्तर डिजिटाइजेशन हो गया है, लेकिन नहीं। डिजिटाइजेशन का अर्थ क्या है कि आपकी जो सामग्री आज है उसको आप डिजिटल स्वरूप में बदलते हैं। आपके जो पाठ हैं, किताबें हैं, आपके जितनी पुरानी चीजें, पुरानी सामग्री है, उसको डिजिटल स्वरूप में बदलना, वो जो है वो डिजिटाइजेशन कहलाता है। उसके बाद डिजिटलाइजेशन, वो क्या है? तो उसका मतलब ये हुआ कि न सिर्फ आपकी सामग्री आपने बदल दी, बल्कि मानव आधारित जितना कामकाज है, जैसे मान लीजिए शिक्षण प्रक्रियाएं तो आपने बदल दी, उसका तो डिजिटलाइजेशन कर दिया आपने, अपने विषय वस्तु या कंटेंट का वीडियो बना दिया, ऑडियो बना दिया, आपने इंटरनेट के जरिए उसको उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। लेकिन आपके संस्थान की जो अन्य प्रक्रियाएं हैं वो सारी मानव आधारित ही है। वहां पर आपकी हाजिरी वैसे ही होती है, वहां पर लोग वैसे ही आते हैं, वैसे ही आपकी बैठकें चलती है। तो आपका डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ, आपकी खाली सामग्री का डिजिटाइजेशन हुआ है। तो दूसरा चरण है डिजिटलाइजेशन, यानी पूरे के पूरे संस्थान को डिजिटल रूप में बदलना, आपकी सारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना। और उसके बाद उससे भी आगे जब आप जाते हैं तो वो कहलाता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी न सिर्फ आपकी प्रक्रियाएं, न सिर्फ आपकी सामग्री, बल्कि आपकी संपूर्ण सोच, आपके क्रियाकलाप, आपके कायाकल्प, उसका सबका कायाकल्प हो जाना, पूरी तरह से कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर दें अपने कामकाज को और तमाम चीजों को, वो हुआ आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तीन बड़े चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि इनमें से हमारा क्या उद्देश्य है यदि हम शिक्षा को डिजिटल बनाना चाहते हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि पूरी दुनिया में आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी पूरी दुनिया अपने आप को डिजिटल बना रही है। हमको शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने आप का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है। अब वो थोड़ा तकनीकी हो जाता है और उसमें बहुत सारी बातें तकनीकी है, मैं सिर्फ आपसे बुनियादी बातें कर रहा हूँ, एक झलक मैंने आपको भविष्य की दिखाई। अब अंतिम बात यह है कि ये जो डिजिटल रूपांतरण है ये कैसे होगा। देखिए, इसमें पहली चीज जो है वो ये है, इसके अनेक पहलू हो सकते हैं। और हमारे जो विभिन्न संस्थान हैं वो जब डिजिटल रूपांतरण का, उनके पास कोई रोड मैप नहीं होता। डिजिटल रूपांतरण का यदि एक रोड मैप अगर आप देखेंगे तो वो क्या होगा, पहला है उसमें डिजिटल महत्वाकांक्षा, कि हम अपने संस्थान को डिजिटल बनाना चाहते हैं।
ये पहली चीज है, महत्वाकांक्षा, यानी आपका विजन एक है कि हम केंद्रीय संस्थान, हिंदी संस्थान को या किसी अन्य संस्थान को डिजिटल शिक्षा की ओर ले जाना चाहते हैं, या हम हमारे केंद्र को, हमारे जो छोटा केंद्र है उसको डिजिटल शिक्षा की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है आपके विजन के साथ में या आपकी महत्वाकांक्षा के साथ में। और लेकिन दुखद बात यह है कि अधिकांश संस्थान जो है इसी महत्वाकांक्षा पर ही रह जाते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते। और वो अधिकतम क्या करते हैं, जूम का प्रयोग कर लेते हैं या वीडियो मीट का प्रयोग कर लेते हैं, और वो समझते हैं कि हमारी शिक्षा डिजिटल हो गई। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, इसका मतलब एक व्यापक ढांचा आपको तैयार करना होगा यदि आप वास्तविक रूप में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं या डिजिटल रूपांतरण आप लाना चाहते हैं। तो दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण इसमें आता है डिजाइन। आपको पूरा डिजाइन करना है कि अपने हम क्या करेंगे, एक डिजाइन आपको बनाना है, उसकी परिकल्पना आपको बनानी है जिस पर आप आगे बढ़ेंगे। तीसरा, आपने निर्णय लिया कि हाँ हम इसको क्रियान्वित करेंगे। चौथा, आपने उसका क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया, आपने उसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया। पांचवा है, सारी प्रक्रियाएं आपकी समाप्त हुई और उसके बाद आपने उसको लॉन्च किया, उसको शुरू कर दिया। और उसके बाद छठा है डिजिटल रूपांतरण में कि आपने अपनी सारी प्रक्रियाओं का एक बार फिर से पुनर्मूल्यांकन किया। आप बार बार उसकी समीक्षा करते रहते हैं कि ये जो हमारे उद्देश्य थे वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, और आप उसका परिमार्जन करते चलते हैं। तो इस प्रकार से आप डिजिटल शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं, उस शिक्षा के डिजिटल कायाकल्प की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके शुरू अगर आप करना चाहते हैं तो इसके 5 बुनियादी स्तंभ है। पहला है प्रौद्योगिकी कौशल। जब हम किसी संस्थान को डिजिटल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जरूरत है अपने संस्थान को प्रशिक्षण देने की, तकनीकों का प्रशिक्षण देने की, तकनीकी शिक्षण का प्रशिक्षण देने की, आदि आदि। तो सबसे पहली चीज, पहला चरण है हमारे जो वर्कफोर्स है वो कितनी तैयार है मनस्थिति में भी और कौशल में भी। पहला काम है उसको प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी कौशल देना। दूसरा है डिजिटल सामग्री तैयार करना। हमारी जितनी सामग्री है क्या उसका हमने डिजिटलाइजेशन किया है? अगर हम नहीं करते तो वो आप खाली जूम का प्रयोग करके आप वर्चुअल एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हिंदी शिक्षण नहीं करा रहे। आपको अपने पाठों का, तमाम चीजों का वीडियोकरण, आपको उसका ऑडियोकरण, आपको उसका एनिमेशन में बदलना, उसको आपको पीडीएफ में बदलना, आदि आदि, मतलब डिजिटलीकरण करने की जरूरत है सामग्री का। यह हुआ दूसरा स्तंभ या दूसरा चरण। तीसरा, आपको सॉफ्टवेयर प्रणालियां खरीदने की जरूरत है। आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन, मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लेते हैं तो उसके जरिए आप इसको प्रदान करेंगे, या फिर आप अगर एक नेटवर्क बनाते हैं अपना छात्रों का, अध्यापकों का, तो आप एडमोडो का प्रयोग करेंगे या आप गूगल का प्रयोग करेंगे। तो सॉफ्टवेयर प्रणालियों को एक्वायर करने की ये तीसरा चरण है यदि आप अपने संस्थान का डिजिटल रूपांतरण करना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर प्रणालियां ये ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं। चौथा है डिजिटल उपकरण आपको लाने की जरूरत है। आपके संस्थान में आपकी एक वर्चुअल लैब है या नहीं है, आपके उस प्रकार के प्रोजेक्टर्स है या नहीं है, या फिर आपके जो छात्र हैं उनके पास भी डिजिटल उपकरण है या नहीं, क्योंकि आप पहुंचेंगे कैसे। तो चौथा चरण इसमें हो जाता है डिजिटल उपकरणों को जोड़ना। और फिर अंत में पांचवा, आधारभूत ढांचा। और जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था, हम हाइब्रिड दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके संस्थान में एक आधारभूत ढांचा भौतिक होगा और एक आधारभूत ढांचा आपका टेक्निकल होगा, तकनीकी होगा, जो इंटरनेट के माध्यम से या क्लाउड के माध्यम से काम करेगा। तो ये जब तक आपके पास में ये ढांचा नहीं बना लेते हैं, आप अपने आप को डिजिटली रूपांतरित शिक्षण संस्थान नहीं कह सकते। या कोई भी, मैं शिक्षण, किसी भी शिक्षण संस्थान के संदर्भ में ये बात कर रहा हूं, किसी एक शिक्षण संस्थान के संदर्भ में नहीं। कोई भी विश्वविद्यालय हो या कोई भी बोर्ड हो, यदि वो अपने आप को कहता है कि डिजिटली रूप से हम रूपांतरित हो चुके हैं, तो तब तक रूपांतरित नहीं हो सकता जब तक ये 5 बुनियादी चीजें वहां पर मौजूद नहीं है। और इनके बाद 2 जरूरी चीजें और हैं। पहला है आपके छात्रों की, आपकी सामग्री की सुरक्षा, और फिर हर एक व्यक्ति की निजता, क्योंकि आप क्लाउड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी शिक्षा को डिलीवर कर रहे हैं जहां चुनौतियों की कोई कमी नहीं है। तो ये एक बुनियादी ढांचा है जो बनाने की जरूरत है। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन फिर वो बहुत अधिक हो जाएगा, और मैं पहले ही बहुत समय आपका ले चुका हूं और अधिक समय मैं नहीं लूंगा। और बस मेरे ख्याल से मुझे आशा है कि मैं आपको एक झलक दिखा सका, और मैं आपको अपने कुछ जो जानकारी मुझे है वो आपके साथ साझा कर सका।